गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में हमने पिछली क्लास में अपनी यूनिवर्सिटी और नए सिलेबस का एनालिसिस किया था। अब हम चैप्टर नंबर जो है 14 समष्टि अर्थशास्त्र है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट जो अपना चैप्टर है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है क्या, किस तरीके से कैलकुलेट होती है, इसका रिलेशन किससे है, कब ये डाटा प्रेजेंट होते हैं, कितने अकाउंटिंग कितने मतलब मंथ से रिलेटेड होती है, सारी कुछ हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है मतलब एक अपने इंडिया की जो टेरिटरी है, जो उसकी इंडिया की जो अपनी भौगोलिक सीमा जो बता रखी है, उसके भीतर जो होने वाला जो है जो भी प्रोडक्शन जो भी इनकम जनरेट जो होती है उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब बात आती है कि उसमें कौन कौन से सेक्टर अब आते हैं, उसमें सारे सेक्टर आएंगे। ठीक है, सभी सेक्टर को शामिल किया गया, तो उन सभी सेक्टर से द्वारा जो जो आय अर्जित होती है वही अपनी राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय का जो डाटा है वो CSO, ठीक है, जब ना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपनी प्रेजेंट करता है हर साल। जो अपना अकाउंटिंग ईयर है उसी अकाउंटिंग ईयर में हर साल जो है नेशनल इनकम के अपने डाटा प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन कि आज सभी देशों में पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं अन्य वाणिज्यिक क्रियाएं जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण इत्यादि की जाती है। उपयुक्त कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मनुष्य जो है अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी जो है आज अपनी किसी न किसी ऑक्यूपेशन पर डिपेंड है, कुछ न कुछ वर्क पे वो डिपेंड करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो वही बातें बता रहे हैं, कुछ लोग शारीरिक श्रम करके आय अर्जित करते हैं तो कुछ लोग मानसिक श्रम करके आय अर्जित करते हैं। आय के विभिन्न स्रोत होते हैं। जिन देशों के अधिकांश लोगों को कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है, उनकी आय मतलब जहां पर सोर्स स्रोत ज्यादा होंगे उस देश की नेशनल इनकम भी ज्यादा होगी, और उनकी आय उन देशों के लोगों से अधिक होगी जिनके पास आय के कम स्रोत है। ठीक है, तो आय के स्रोत जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम आपकी डिपेंड करती है आय के स्रोत पे। कम आय वाले देश निर्धन कहलाते हैं और अधिक आय वाले देश धनी कहलाते हैं, क्योंकि उसके पास सोर्स है। आज प्रत्येक देश जो है वो धनी बनना चाहता है। बोलचाल की भाषा में एक देश की आय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। उसकी जो टेरिटरी जो आती है, उसकी जो भौगोलिक सीमा आती है, उसके भीतर जो प्रोडक्शन होता है, जो इनकम जनरेट होती है वही कहलाती है। राष्ट्रीय आय की सहायता से एक देश की आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। उस देश की सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावशाली होने की स्थिति का पता चलता है कि एक राष्ट्रीय आय जो है ना वो उसका संबंध जो है एक आपकी वेलफेयर से भी है। आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, सरकार की नीतियां होती, कौन कौन सी नीतियां बनाए, उनको नीतियों को प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित करवाना। तो राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के प्रवाह है, फ्लो को दर्शाता है। फ्लो का मतलब कहां से हमारे पास आए और उस किस किस नीतियों पर हम किस तरीके से उसको खर्च करेंगे, तो एक फ्लो कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक और जो फ्लो वर्ड है ना प्रवाह, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्थिक चरों के अध्ययन में समय तत्व के आधार पर उन्हें स्टॉक अथवा प्रवाह के वर्ग में रखा गया है। जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है, एक निश्चित पॉइंट पर, तो हम उसे स्टॉक कहते हैं। और इसके विपरीत जब किसी चर का एक समयावधि में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं कि पहले ये था, कितना उसमें चेंजेज आया उसको हम प्रवाह बोलते हैं। सेपीरो के अनुसार एक स्टॉक समय के एक निर्दिष्ट बिंदु में मापा जाता है, एक निश्चित पॉइंट पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह एक मात्रा है जो केवल समय के एक निर्दिष्ट काल में मापी जाती है कि पहले ये था अब इतना, कितना उसमें परिवर्तन जो हुआ, जो कमी वृद्धि हुई है वो फ्लो कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल हमें बता रहा कि किसी वर्ष में 1 जुलाई को एक बांध में 20 फीट पानी, यानी अपनी जो राष्ट्रीय आय है ना, एक देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को क्या बताएगा, फ्लो बताएगा, स्टॉक नहीं है। ये फ्लो है। अब ये स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बता रहा है छोटा सा कि किसी वर्ष 1 जुलाई को एक बांध में 20 फीट पानी था। बरसात के कारण 3 महीने में यह बढ़कर 40 फीट हो जाता है, और पूरे वर्ष भर में पीने, खाने पीने और अन्य जो कार्यों में है इसका प्रयोग होता है। और अगले वर्ष के 30 जून में, यानी 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, 1 साल के भीतर। ठीक है, तो स्तर 25 फीट रह जाता है। तो इस उदाहरण की 3 महत्वपूर्ण बातें। स्टॉक तो 2 जगह, पहले कितना था 20 फीट और फिर कितना था 30 जून को 25 फीट, ये तो स्टॉक है। 1 जुलाई को शुरू वाले पानी स्तर 20 फीट था, और वर्ष में 3 माह में पानी की आवक जो है 20 फीट हुई, और वर्ष में जावक जो है 15 फीट हुई, तो वर्ष के आखिरी दिन 30 जून को 25 फीट रह गए। ये तो है 20 और 25, ये तो स्टॉक है। और फ्लो जो बता रखा है ना, पानी की आवक जो बता रखा है, कितनी इसमें जो कमी जो हुई अपना हुई है,
कि पहले 20 था, बढ़कर 40 हो गया, 40 में से 30 जून को 25 रह गया, तो 15 फीट अपना क्या है, प्रवाह कहलाता है, फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अब देखो आगे कि ऊपर बताई गई 3 बातों में 1 जुलाई व 30 जून को पानी का स्तर भंडारण या स्टॉक जो क्रमशः 20 फीट और 25 फीट है, ये तो स्टॉक है। और 1 जुलाई व 30 जून के समय बिंदु पर इसी बीच जो परिवर्तन जो हुआ है ना, बिंदु की समय अवधि में जो आवक हुई है, वो अंदर की जो प्रवाह की है वो है 20 फीट, और जो बाहर की ओर प्रवाह इनफ्लो और आउटफ्लो को बता रहा है वो है 15 फीट। तो इस प्रकार पानी की शुद्ध आवक जो है वो 5 फीट मानी गई है। ठीक है, कि नेट इनफ्लो कितना है, तो वो अपना 5 फीट बता रखा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय इसी प्रकार एक प्रकार का प्रवाह है। यह प्रवाह एक वर्ष की अवधि में भारत के किसी वर्ष जो बता रखा है 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च 2 समय बिंदुओं के बीच से संबंध रखता है, कि पूरे साल में अपनी इनफ्लो आउटफ्लो होता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कितना क्या फ्लो है या इनफ्लो है या आउटफ्लो है। ठीक है, और राष्ट्रीय को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से समय के एक निर्दिष्ट बिंदु पर संपत्तियों का स्तर स्टॉक है, और राष्ट्रीय आय का इस प्रकार का प्रवाह उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। एक देश के लोग राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से कहां के समस्त संसाधनों के द्वारा अर्जित करते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से देश के लोगों के बीच में चक्राकार रूप से तरीके, यानी जो राष्ट्रीय आय है, जो इनकम है, जो वो है एक देश की कंट्री के लोगों के बीच में एक सर्कुलेशन में घूमती रहती है, जिसको हम लोग समझेंगे आय के चक्राकार प्रवाह। यानी किसी एक सेक्टर का एक्सपेंसेस दूसरे सेक्टर की इनकम बन जाती है, किसी एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे क्या होगी, इनकम होगी, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन फ्लो। वो हम पढ़ने वाले। आय के चक्राकार प्रवाह के विचार का पहली बार, यानी फ्लो चलता रहता पूरे साल, पहली बार फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री फ्रैंकाइज क्विज़ने ने 1758, मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि चक्राकार प्रवाह को किसने बताया, फ्रैंकाइज क्विज़ने ने 1758 में। विस्तृत व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, अब ये है क्या चक्राकार प्रवाह, तो मैं थोड़ा सा आपको इस चक्राकार प्रवाह को पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा, तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा ये फ्लो है क्या, सर्कुलेशन फ्लो। सुनना ध्यान से, सर्कुलेशन फ्लो जो है इसको 2 सेक्टर में बांटा गया। फर्स्ट सेक्टर जो बता रखा है पारिवारिक क्षेत्र, अपना हाउस, और दूसरा बता रखा है व्यवसायिक क्षेत्र, दोनों के बीच। अब सुनना ध्यान से, पहले क्या होता है, व्यवसायिक फर्म जब किसी भी क्षेत्र में जाकर या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाकर प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपनी प्लांट वगैरह फैक्ट्री वगैरह स्टेब्लिश करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन से थे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, सारे उत्पादन के साधन है। तो उस सेक्टर के लोगों द्वारा उत्पादन के साधन उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके बदले में उत्पादन के साधनों पर वो श्रम पर देते हैं मजदूरी, भूमि पर लगान, पूंजी पर ब्याज, उद्यमी को लाभ मिलता है, तो वो इनको देते हैं, और इनके पास पैसा आ गया। इस पैसे से ये करते हैं, व्यवसायिक फर्म द्वारा उत्पादन की गई वस्तु और सेवाओं की मांग करते हैं, इनको ये वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, और इनके बदले में ये वापस उस पैसे को खर्च कर देते हैं। तो ये सर्कुलेशन जो था वो चलता रहता है। ठीक है, इसमें एक बता रखा है रियल फ्लो और एक बता रखा है मनी फ्लो। रियल फ्लो है जहां पर वस्तु और प्रोडक्शन के साधन का आदान प्रदान होता है, और मनी फ्लो जहां पर मनी, मजदूरी, लगान, ब्याज और ये उपभोग इसका जो आदान प्रदान होता है वो मनी फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन पूरे साल चलता रहता है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब लाइन टू लाइन आओ कि एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे पारिवारिक, जैसे व्यवसायिक, उत्पादन, ये सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विभिन्न घटकों जैसे परिवार, उपभोक्ता, व्यवसाय इत्यादि की एक दूसरे पर निर्भरता को आय का चक्राकार प्रवाह करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उत्पादन के साधनों की उत्पादन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। आयलर प्रमेय के अनुसार समस्त उत्पादन का पूरा पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों में हो जाता है। इस प्रकार साधनों को उत्पादन का वितरण होने पर उन्हें साधन आय प्राप्त होती है। यानी जो बताना चाहते हैं फ्लो आयलर जो प्रमेय क्या है, इसी के अकॉर्डिंग साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, साधन पर धनराशि खर्च करते हैं, तो जो पारिवारिक क्षेत्र है उनको साधन आय प्राप्त होती है, और देश के लोग उस साधन आय को वापस उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए खर्च कर देते हैं। तो ये जो था वो फ्लो चलता रहता है, वस्तु, उत्पादन के साधन, बदले में पैसा, और उस पैसे से वापस वस्तु और सेवाओं की मांग करना और उस पैसे को खर्च करना। इस प्रकार एक देश के परिवारों व व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे आय का चक्राकार प्रवाह बोलते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह को 2 मॉडल क्षेत्रों में बता रखा है। दोनों मॉडल क्षेत्र के नाम क्या है, एक का नाम है पारिवारिक क्षेत्र और दूसरे का नाम है व्यावसायिक क्षेत्र। एक मॉडल जटिल वास्तविकता का सरल रूप होता है,
जैसे मानव शरीर और उसकी कार्य प्रणालियों को मिट्टी या प्लास्टिक के मॉडल द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, इसी तरह एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उससे हम इस दोनों सेक्टर के बीच, सेक्टर और भी हो सकते हैं लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं सारे एक दूसरे पर, तो इस तरह एक देश की अर्थव्यवस्था के परिवारों व्यवसायिक फर्मों के मध्य आमदनी के चक्राकार प्रवाह को भी एक मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। आय का चक्राकार प्रवाह का मॉडल निम्न बातों को आवश्यक मानता है, यानी जो कुछ पॉइंट आपको बता रखे हैं, ठीक है, इनको भी अपनाना पड़ेगा। एक देश में संपूर्ण, यानी जो अजम्पशन होती है एक तरीके से वो ये, एक देश में संपूर्ण उत्पादन केवल व्यावसायिक फर्में करती है। व्यावसायिक फर्म यानी जो बिजनेस सेक्टर वाला होगा। व्यावसायिक फर्म अपना संपूर्ण उत्पादन, हम ये मान के चलते हैं एजम्पशन की पूरा का पूरा प्रोडक्शन बेच देगी, ना कुछ उसके पास WIP होगा और ना ही कुछ रॉ मटेरियल होगा। एक देश की सरकार तो होती है किंतु कर इत्यादि नहीं लेती और लोगों के सहायता अनुदान, यानी जो बता रखा है इसमें किसी प्रकार की कोई सब्सिडी वगैरह नहीं होती, तभी आप इस सर्कुलेशन को समझ पाओगे बेटर तरीके से। एक देश की अर्थव्यवस्था बंद है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है यहाँ पर एक टेरिटरी के जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर भीतर जो हो रहा है ना प्रोडक्शन, जो फ्लो हो रहा है, उसी को हम शामिल करते हैं और विदेशों से आए निर्यात को हम शामिल नहीं करते, अगर इस फ्लो को समझना है तो। यद्यपि जब एक देश की अर्थव्यवस्था खुली होती है तो आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्रों की संख्या जो बता रखा है 2 है, इनके बीच ही अपना आदान प्रदान होता है। यानी एक खुली अर्थव्यवस्था का बताना चाह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था तो भारत की भौगोलिक सीमा, खुली अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और बंद अर्थव्यवस्था में भौगोलिक सीमा के भीतर भीतर आपका जो है चलता है फ्लो। तो एक देश की अर्थव्यवस्था खुली होती है जब आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्रों की संख्या परिवार, व्यावसायिक, पूंजी बाजार, सरकार व शेष विश्व से भी होता है। और एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह में मॉडल 2 क्षेत्र ही होते हैं, प्रथम पारिवारिक क्षेत्र और दूसरा व्यावसायिक क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र मैंने अभी बताया था आपको, जो उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाते हैं और वस्तु और सेवाओं की मांग करते हैं। और व्यावसायिक क्षेत्र जो उत्पादन के साधनों का मतलब यूज करते हैं और उनको से निर्माणित जो वस्तु है उनको उपलब्ध करवाते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र से वह क्षेत्र जो उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि का स्वामी है। परिवार में केवल व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किए गए उत्पादन का उपभोग होता है। व्यावसायिक क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र जो परिवार से उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि की सहायता से उत्पादन करता है। उपभोग हेतु उत्पादन को परिवार को बेच देता है और ये सारा का सारा व्यावसायिक क्षेत्र में चलता है। तो इस तरीके से ये फ्लो चलता रहता है जिसे रियल और मनी फ्लो बोलते हैं। इस प्रकार एक देश में उत्पादन के साधन परिवार से व्यावसायिक फर्म की तरफ जाते हैं और व्यावसायिक फर्म उन साधनों के बदले में क्या करते हैं, मुद्रा का भुगतान प्रतिफल के रूप में करते हैं। ये साधन बदले में मुद्रा का भुगतान इनके प्रतिफल के रूप में। पारिवारिक व्यावसायिक फर्मों से जो मुद्रा का भुगतान आय के रूप में किया जाता है उससे दोबारा व्यावसायिक फर्मों को भुगतान वस्तु और सेवाओं के लिए कर देते हैं। वो दोबारा से वस्तु और सेवाओं की मांग करते हैं और उन्हीं को दे देते हैं, ठीक है। परिवार मुद्रा लेकर बदले में व्यावसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तु और सेवाओं को प्राप्त कर उनका उपभोग करता है। इस प्रकार परिवार का व्यय व्यावसायिक फर्म की आय व व्यावसायिक फर्मों का व्यय परिवार की आय का निर्माण करते। यह प्रवाह है 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रवाह और अपना। वास्तविक प्रवाह मैंने अभी बताया था, उत्पादन के साधन देना और वस्तु और सेवाएं लेना, ये तो वास्तविक प्रवाह। जहां पर मनी होगी ना लेन देन में, वो मनी फ्लो कहलाता है। कि वास्तविक प्रवाह और ये मनी प्रवाह, थोड़ा सा ध्यान रखना भी कि उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यावसायिक फर्म की ओर, व्यावसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तु और सेवाओं का परिवार की ओर प्रवाह है। दूसरा मौद्रिक प्रवाह, व्यावसायिक फर्मों से साधन भुगतान परिवार की ओर तथा परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों की ओर प्रवाह है। यह फ्लो चलता रहता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लेन देन के प्रवाह का यह क्रम एक देश की अर्थव्यवस्था में लगातार चलता रहता है। यानी रियल और मनी फ्लो दोनों चलते रहते हैं और ये साथ में ही चलता है, ठीक है। तभी ये सर्कुलेशन फ्लो अपना सर्कुलेशन में रहता है। वस्तुओं व सेवाओं के लेन देन की राशियां बराबर होती है। एक देश में समस्त उत्पादकों को मिलने वाली राशि उतनी होगी जितनी देश में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाती है। यानी आपकी इनकम एक्सपेंडिचर जो बताने जा रहा है वो बराबर होगी। जितना प्रोडक्शन होगा या जितने वो एक्सपेंडिचर करेंगे वो दूसरे की उतनी इनकम बन जाएगी। आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्र को देखने से यह स्पष्ट है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। यानी जो बता रखा ना, एक का इनफ्लो दूसरे का आउटफ्लो, तो ये विपरीत दिशा में चलता है। और आय के ये उत्पादन के साधनों का बहाव जिस दिशा में होता है उसके विपरीत में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के लिए प्राप्त मुद्रा का प्रवाह होता है। तो ये जो बता रखा है कि आपका विपरीत जो है डायरेक्शन में आपका फ्लो होता है। आय के चक्राकार प्रवाह में वस्तु और सेवाएं उनके प्रयोग की अवधि के आधार पर वर्गीकृत की गई है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि कितनी कितनी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आपको बता रखी है। उन वस्तुओं की डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हमने सर्कुलेशन फ्लो को समझा है। क्या है राष्ट्रीय आय?
फटाफट इसका हम लोग देखें इसको अपना सारांश इसका देखें। राष्ट्रीय आय है एक देश की जो है इनकम जो है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय फिर स्टॉक और प्रवाह को बताना चाहता है। स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होता है और प्रवाह है उसमें समयावधि के अध्ययन से जिसमें परिवर्तन हुआ है। स्टॉक आपका ये प्रवाह जो है वो दो, एक इनफ्लो आउटफ्लो नेट हम निकालते हैं। और आय के चक्राकार प्रवाह को सबसे पहले किसने बताया, फ्रैंकाइज क्विज़ने ने बताया। राष्ट्रीय आय की तुलना किससे की गई है, स्टॉक से या प्रवाह से, प्रवाह से। विस्तृत व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की। फिर ये सर्कुलेशन फ्लो दो मॉडल क्षेत्रों में बांट रखा है, पारिवारिक क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र फ्लो सबसे पहले उत्पादन के साधन, बदले में उत्पादन के साधनों का भुगतान, और फिर उनके पास मनी आ गई, मनी से वापस ये इन वस्तुओं से उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मांग और उसके बदले में उपभोग व्यय करना। तो ये वापस जो है इनकम और ये जो रियल फ्लो और वास्तविक फ्लो, ये वास्तविक और अपना मनी फ्लो जिसको बोलते हैं, ये फ्लो होता रहता है, विपरीत डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अपोजिट जो होगा। तो ये जो सारा हमने सर्कुलेशन फ्लो को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वस्तुओं के प्रकार जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।